तो राधे राधे साथियों, और ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा हमारा मंथ, हमारा जो अप्रैल का लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ था, कुछ कारण से वीकली अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अभी लगातार मैं कोशिश करूंगा 3 दिन के अंदर हम बिल्कुल बराबर आ जाएं। तो ये अप्रैल का लास्ट वाला 4th वाले वीक का जो सेकेंड वाला पार्ट है वो हम कवर करेंगे। इसमें हम 4 दिन कवर करने वाले हैं, 27, 28, 29 और 30 अप्रैल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो अच्छा प्रश्न मार्क करेंगे इसे। क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में टॉप पर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आईआईसी बेंगलुरु इसमें टॉप पर है। और हम अगर बात करते हैं कि भारत में तो ये टॉप पर है, लेकिन पूरी इस एशिया रैंकिंग लिस्ट में ये कौन से स्थान पर है? तो 38 नंबर पर है। और पूरी इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो चाइना का सिंधुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर है। एक्चुअली में एशिया के 35 देशों की 853 यूनिवर्सिटीज को इसमें रैंकिंग दी गई है। भारत में बात करते हैं तो आईआईसी बेंगलुरु इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में जो है, और तीसरे स्थान पर रखा है आईआईटी इंदौर को। पूरी इस लिस्ट में अगर इनकी रैंकिंग की बात करेंगे तो आईआईसी बेंगलुरु 38 नंबर पे हो गया, और अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें नंबर पे हो गया, और आईआईटी इंदौर 131 नंबर पे हो गया पूरी लिस्ट में। इसमें आप कह सकते हो भारत के 7 यूनिवर्सिटीज को इस लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया है? तो आंसर होगा सिमलीपाल को। तो सिमलीपाल ये भारत का, याद रखेंगे, 107वां नेशनल पार्क बन गया है। ये अभी तक एक टाइगर रिजर्व था और कहां पर है? उड़ीसा में है, और अब ये नेशनल पार्क बन चुका है। नेशनल पार्क का दर्जा इसे मिल गया है। आप कह सकते हो देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क अगर पूछेंगे तो कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, जो कहां पर है? उड़ीसा में है। ये देश का तो 107वां नेशनल पार्क है, और उड़ीसा का आप कह सकते हो ये दूसरा नेशनल पार्क है। अभी तक उड़ीसा में केवल एकमात्र नेशनल पार्क था, उसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। सर्वाधिक नेशनल पार्क भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 11, फिर अंडमान निकोबार में है 9, असम में है 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो एक होमवर्क प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। अभी जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व 58वां 58th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बना है और किस राज्य में है? यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया, बताइए। अभी हम अगला देखते हैं। फिर दिवस वाला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाते हैं। थीम भी है आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और संगीत आईपी की धड़कन को महसूस करें। आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक देख लेते हैं। स्थापना होती है 1967। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, और डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। और हाँ, एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जो बौद्धिक संपदा सूचकांक होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जिसे आप बोलते हैं, लास्ट ईयर ये आया था, अभी तो आया नहीं है। 2024 वाला देख लेते हैं। इसमें भारत की रैंक 42 थी और टॉप पे अमेरिका था। इसको जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न भी निधन से है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, जिसे आप शॉर्ट में के कस्तूरीरंगन के नाम से जानते हो, अभी उनका निधन हो गया। किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा इसरो। याद रखना, वे इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी तो आप जानते हो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है, 11वें नंबर के। और याद रखना ये एसएसएलवी और पीएसएलवी जो आपका अंतरिक्ष यान होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस कारण से भी ये बहुत फेमस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है वो किसकी सिफारिश पर आई है? के कस्तूरीरंगन समिति। ठीक है, इन 2 कारण से इनके नाम बड़े न्यूज में रहते हैं। तो इनका भी निधन हो गया, ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने प्राप्त फिल्म एंड टेलीविजन संस्था जो है एफटीआईआई जिसे आप बोलते हो, ये कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय पूछ रहे हैं, सीधी सी बात है, तो आंसर हो जाएगा पुणे में इसका मुख्यालय है। तो अभी चर्चा में क्यों है? पहले फुल फॉर्म याद रखना, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो आपको मिलेगा पुणे में। एक्चुअली में अभी इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। इसका मतलब ये होता है, इस दर्जा मिलने का मतलब क्या होता है कि ये मान्यत विश्वविद्यालय संस्थान बन चुका है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब ये खुद का पाठ्यक्रम, सिलेबस, फीस वगैरह तय कर सकेगा। जो भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली एक मान्यता होती है। तो अब ये सीधे यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में चलेंगे। अच्छा, इसकी स्टैटिक जरूर देख लें। एफटीआईआई के स्थापना होती है 1960 में, पुणे में मुख्यालय हो गया। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? आर माधवन। ठीक है, अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 ये कब से कब तक मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा ये 24 से लेके 30 अप्रैल तक मनाया गया। 24 से लेके 30 अप्रैल तक हर साल इसी समय हम ये विश्व टीकाकरण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाते हैं। थीम याद रख लेना, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। एक टीकाकरण दिवस जरूर ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस वो 16 मार्च को होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बाकी अगर बात करते हैं अगले में कि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर हो जाएगा कृति सेनन। ये ड्रीम टेक्नोलॉजी जो है ये घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण बनाने वाली एक चाइना की कंपनी है और अभी इसने पहली बार किसी भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो है कौन, एक्ट्रेस कृति सेनन। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया केंद्र सरकार ने कब तक खसरा और रुबेला उन्मूलन उसके समाप्त करने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा 2026। तो अभी भारत सरकार ने देश में 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने के लिए अभी 24 अप्रैल 2025 को ही 2025-26 राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान को शुरू किया है। किसने शुरू किया, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी ने। और भारत सरकार ने 2026 तक देश में खसरा और रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। तो इस अभियान के तहत 9 से लेकर 12 महीने और 16 से लेकर 24 महीने के आयु के सभी जो पात्र बच्चे हैं उनको टीके लगाए जाएंगे। कौन से टीके, कौन सी वैक्सीन, MR वैक्सीन। और याद रखना खसरा और जो रुबेला है वो दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दूसरा एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 ये कहां पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 इस बार इसका दूसरा संस्करण था, जो कि कहां पे हुआ याद रखना, नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहां पे हुआ है। भारत ने कमाल कर दिया, भारत ने टोटल यहाँ पे अगर बात करेंगे टोटल में तो 87 मेडल जीते हैं, जिसमें से 83 तो गोल्ड ही है, 3 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज है, और इसी के साथ ये मेडल टैली में पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे जापान है, तीसरे पे मंगोलिया है। ठीक है, तो इस बार ये दूसरा संस्करण है। अगर पूछोगे पहला संस्करण कब और कहाँ हुआ था, 2022 में हुआ था, वो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, और योगासन से अब आप मुझे बताओ, योगा दिवस जो आप मनाते हो 21 जून को, इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, चलो वो मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन होगा। अब थीम आप बता दो, है ना, थीम क्या है इसकी, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने भी 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए अभी भारत प्रोजेक्ट शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा मुंबई से शुरू किया। तो पहले तो ये याद रखना, पीयूष गोयल जी ये हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं और अभी इन्होंने मुंबई से ही ये भारत प्रोजेक्ट को शुरू किया है। भारत प्रोजेक्ट नाम से एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत में 1 मिलियन उद्यमी बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना। और इसके लिए भारत प्रोजेक्ट के माध्यम से उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर को कई तरह की सहायताएं दी जाएगी। जैसे युवाओं को सिखाया जाएगा कि अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। अगर आप सेलेक्ट कर लेते कि हमें इस व्यवसाय में जाना है तो स्किल डेवलपमेंट आपका उसमें किया जाएगा, फंड आपको दिया जाएगा, जो भी मदद हो सकती है वो आपको दी जाएगी। तो यह है भारत प्रोजेक्ट, इसको शुरू किया अभी मुंबई से। उद्देश्य क्या है मैंने आपको बता दिया, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा ये कहां पर अभी शुरू हुई, लॉन्च हुई है, तो आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई में। तो सबसे पहले तो ये देखो, EMU का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो आप कह सकते हो ये साउथ इंडिया की पहली वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशनड EMU ट्रेन सेवा है, जो कि अभी चेन्नई में शुरू हुई है। और साउथ इंडिया की पहली है, लेकिन भारत की ये दूसरी है। जिस तरह से आप देख सकते हो मुंबई में लोकल ट्रेन आपने देखी होगी, खचाखच भरी रहती है, वहाँ के लोकल्स के लिए वो वरदान है, बहुत लोकप्रिय होती है। लेकिन समस्या क्या होती है, उसमें बहुत भीड़ होती है, तो बहुत गर्मी रहती है और उमस भरे मौसम में तो हालत खराब हो जाती है। तो अब ये नई ट्रेन चालू की है वही लोकल ट्रेन, लेकिन इसे एयर कंडीशन बना दिया गया। इसमें AC लगा दिए गए, ऑटोमेटिक डोर लगा दिए गए, CCTV कैमरा लगा दिए गए, ये सब फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड की जा रही है। तो पहली इस तरह की जो पहली ट्रेन है वो मुंबई में शुरू हुई थी, ठीक है। और अब इस तरह की ये दूसरी ट्रेन आप कह सकते हो भारत की या साउथ इंडिया की पहली एयर कंडीशन EMU ट्रेन सेवा, इसको शुरू किया कहाँ पे, चेन्नई में। ये आप याद रखना, पहली मुंबई में, दूसरी चेन्नई में, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि खोंगजोम दिवस ये कब मनाया गया, या ये आना चाहिए ये कहाँ पर, ऑप्शन के हिसाब से ये कहाँ पर मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। तो खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है हर साल। कब, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 23 अप्रैल 1891 को
आंग्ल मणिपुरी युद्ध में शहीद हुए मणिपुरी नायकों की याद में ये मनाया जाता है। इस युद्ध में मणिपुरी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। तो खोंगजोंग दिवस याद रखना, इसका संबंध है मणिपुर से। कब? 23 अप्रैल को। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है। पहला बन गया है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आपको पता है बेंगलुरु में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। और इसने अभी ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है, जो कि पृथ्वी पे तापमान बढ़ाने वाली गैसेज होती है, उनके उत्सर्जन को, उनके एमिशन को 95.6 परसेंटाइल तक कम कर दिया है। और इसी कारण से इसे ये लेवल 5 कार्बन मान्यता मिली है। किसने दी है? तो ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। तो आंसर होगा 171 मिलियन लोगों को। रिपोर्ट का नाम है ब्रीफ ऑन पॉवर्टी एंड इक्विटी, जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। क्या बताया इसमें, वो पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें बताया कि 2011-12 से लेकर 2022-23 तक 10 सालों में भारत में 171 मिलियन लोग, या आप कह सकते हो 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। इसके अनुसार इन्होंने कहा कि 2011-12 में 16.2% लोग गरीब थे, लेकिन अब 2022-23 में मात्र केवल 2.3% लोग ही गरीब हैं। और साथ में इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में कुल गिरावट देखी गई है। कुल गिरावट, जितना भी मतलब लोग अब गरीब नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों से है। इन राज्यों का कुल गिरावट में 2/3 का योगदान रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो इन्हीं राज्यों में देखी गई है। मतलब अब ये लोग गरीब नहीं रहे। भगवान जाने क्या देख करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटरनरी डे अंग्रेजी में बोलेंगे, ये कब मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को। अब ये कोई फिक्स नहीं है, ये दिन आप कह सकते हो हर साल अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है, लास्ट शनिवार होता है, उस दिन को मनाया जाता है। तो इस बार ये 26 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या रही? एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता है। और 26 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। क्यों? क्योंकि जो चेरनोबिल न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट था, जो पहले USSR में हुआ करता था, अभी तो ये आपको यूक्रेन में मिलेगा, यहीं पे एक घटना हुई थी। कब? 26 अप्रैल 1986 में एक हादसा हुआ था, एक घटना हुई थी जिससे रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गए थे। तो उसके पीड़ितों को याद करने और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, अगला देखते हैं। पर अगले में पूछ रहे हैं भैया, एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन अभी किसे बनाया गया है? निपुण अग्रवाल को बनाया गया। इन्होंने किनका स्थान लिया? कैंपबेल विल्सन का स्थान लिया है। ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, याद रखना, ये टाटा कंपनी के ही पास है, इसका स्वामित्व टाटा कंपनी के पास है। और अभी इसके नए चेयरमैन बन गए हैं निपुण अग्रवाल। कैंपबेल विल्सन का इन्होंने स्थान लिया है, जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया। निपुण अग्रवाल का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 के दूसरे संस्करण का भी आयोजन कहां पर किया? तो आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा में। तो सुफलाम का मतलब हो गया स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। इस बार इसका ये दूसरा संस्करण था और यह भी हुआ कहां पे? सोनीपत हरियाणा में हुआ। और इसके आयोजनकर्ता कौन है, किसने आयोजन किया? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, जिसे शॉर्ट में नेफ्टेम कहते हैं। और ये है कहां पर? ये कुंडली सोनीपत हरियाणा में, और यहीं पर इसका भी आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन किया हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान ने। ठीक है, तो याद रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, ये दूसरा संस्करण है। तो आप पूछोगे पहला संस्करण कहां पे हुआ था? तो वो 2024 में हुआ था, वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अभी देखते हैं अगला। फिर अगले में पूछ रहे हैं, द कश्मीर शॉल, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा रोजी थॉमस ने लिखा है। रोजी थॉमस एक ब्रिटिश पत्रकार है और उन्हीं ने अभी कश्मीर शॉल नाम से अपना एक उपन्यास लॉन्च किया है। ये जो रोजी थॉमस है ना, इनका जो असली नाम है वो है जेनी किंग, लेकिन रोजी थॉमस के नाम से ये फेमस है और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने वयवंदना योजना को शुरू किया? तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली ने इसको शुरू किया है।
तो दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान व्यय वंदना योजना को शुरू किया। इसमें 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को मजबूत करना और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। तो अब दिल्ली में कोई भी वरिष्ठ नागरिक वित्तीय बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी मेडिकल सेवा से अछूते नहीं रहेंगे। आयुष्मान व्यय वंदना योजना। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। अगला देखते हैं। फिर अगले में बात करें मधुसूदन साई को अभी किस देश का सर्वोच्च सम्मान जिसको कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया, तो ये है फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान। तो अगर बात करें मधुसूदन साई की, तो अभी मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, उसको कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और उन्हें ये सम्मान स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और आपको याद हो तो पिछले साल 2024 में फिजी का यही सर्वोच्च सम्मान हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी दिया गया था। ठीक है, तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। फिजी न्यूज में है, एक बार फिजी की लोकेशन देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और इसी के बाजू में यहाँ पे फिजी है। कैपिटल होती है सुआ करेंसी फिजियन डॉलर। ठीक है, अच्छा याद रखना ये जो मधुसूदन साई है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत में कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए अभी $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी थी? तो आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। तो याद रखेंगे अभी भारत ने नेपाल के अनुरोध पर थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट के लिए भी $2 मिलियन मूल्य की चिकित्सा सहायता को भेजा है। इसमें हमने टीके और दवाइयां भेजी है। सिकल सेल और एनीमिया की थोड़ी सी बात कर लें। ये दोनों याद रखना अनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये दोनों ही ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब ब्लड से संबंधित रोग है। थैलेसीमिया की पहले बात करें तो इसमें आरबीसी नहीं बन पाती है, वे नष्ट हो जाती है, इससे खून की कमी हो जाती है। खून की कमी मतलब एनीमिया रोग हो जाता है। वहीं सिकल सेल रोग की बात करें तो इसमें आरबीसी का आकार ही बदल जाता है, हंसियाकार हो जाता है। सिकल सेल जिसे बोलते हैं, वैसे वो इस तरह की रहती है हमारी जो आरबीसी होती है, लेकिन इस रोग में वो हंसिया आकार की हो जाती है, ऐसे हो जाता है चंद्रानुमा का, या ऐसे आप हंसिया बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा होने के कारण क्या होता है, इसके शेप में बदलाव होने के कारण क्या होता है, रक्त प्रवाह में रुकावट आती है। तो ये दोनों के दोनों ही रक्त विकार है, ब्लड डिसऑर्डर है। और इन दोनों के ऊपर दिवस भी हम मनाते हैं, विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को, और अभी थैलेसीमिया दिवस आपको याद होगा 8 मई को हम लोगों ने मनाया था। आरबीसी की बात कर लें, रेड ब्लड सेल, और इसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, याद रखना। इसका कार्यकाल 120 दिनों का होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं, ऊंट और लामा, इनमें इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, या इसी को प्लीन या तिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टैटिक है, इनको भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। वैसे तो आपको बताया जो मंथली और वीकली वाली होती है इसमें मैं आपको रिवीजन या स्टैटिक वगैरह नहीं करवाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन लग जाता है इंपॉर्टेंट, तो एक आध में मैं बता देता हूँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज अभी कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। आईपीएल चल रहा है भैया, कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण चल रहा है। और अभी राजस्थान और गुजरात के बीच में मैच हुआ था, और इसमें राजस्थान के ही एक खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी, बताई जा रही है उनकी उम्र है 14 वर्ष और वो बिहार से हैं। अभी इन्होंने कारनामा कर दिया, 35 बॉलों में शतक लगा दिया, और कह सकते हो आईपीएल के इतिहास में ये दूसरा सबसे तेज शतक है। तो पहला कौन सा है? अगर ये दूसरा है तो पहला सबसे तेज शतक क्रिस गेल ने लगाया था, 30 गेंदों में शतक लगा दिया था। लेकिन अभी आप कह सकते हो आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए शतक लगाने वाले, तो वो यही है वैभव सूर्यवंशी। और आईपीएल की एक इनिंग में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी यही है वैभव सूर्यवंशी। कितने? 11 छक्के लगा दिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी एक प्रश्न देख लो, ये स्टैटिक बन सकता है हमारे, कि अभी चर्चा में रहा था शाहिद राजाई बंदरगाह कहां पर है, तो यही आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कहां पर है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये न्यूज में क्यों रहा। एक्चुअली में आप कह सकते हो इसका तो आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान का ये सबसे बड़ा एक कमर्शियल पोर्ट है, शाहिद रजाई पोर्ट जिसको कहते हैं। अभी यहाँ पे भीषण विस्फोट हुआ। एक्चुअली में ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनमें जो यूज होने वाला सॉलिड फ्यूल होता है वो यहाँ पे कंटेनरों में भरा हुआ था, और किसी कारण से उनमें आग लग गई और भयंकर भयंकर विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि जहां पे हुआ उससे 50 किलोमीटर दूरी तक भी विस्फोट के झटके महसूस किए गए। और इसके बाद वहां के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान, उन्होंने 28 अप्रैल को यह घटना हुई, तो 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया था। ठीक है, तो
ये प्रश्न बताने का उद्देश्य है कि ये पोर्ट याद रखना भाई, ये स्टैटिक प्रश्न बन सकता है, करंट से ही स्टैटिक बनता है। तो ये आ गया पोर्ट अभी न्यूज में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, रेवोल्यूशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज हुई है। किसने की है? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। और वैसे इस गैलेक्सी का जो एक्चुअल में नाम है वो है LEDA 1313-424। और ये हबल टेलीस्कोप याद रखना ये किसका है? नासा का है। और अभी इसी ने एक नई गैलेक्सी खोजी है, उसका नाम ये है। और ये 9 छल्ले वाली एक आकाशगंगा है। जैसे हमारी जो आकाशगंगा है उसे हम मिल्की वे कहते हैं, तो वो इस तरह से है कि उसमें आप देखोगे तो 9 छल्ले ऐसे बने हुए हैं। मैं आपको फोटो में भी दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखती है जिसमें 9 रिंग हैं, आप देख सकते हो। और ये जो रिंग है ये तारों से भरे हुए हैं, तभी ये चमक रहे हैं। और इसी कारण से इसका ऐसा शेप होने के कारण इसको कहा गया बुल्स आई गैलेक्सी। और हमारी जो आकाशगंगा है उसको हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ये मिल्की वे से भी 2.5 गुना बड़ी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं एक एप्लीकेशन जो भी चर्चा में रही थी, उस एप्लीकेशन का नाम है सचेत ऐप। पोर्टल एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ये एप्लीकेशन अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? एक्चुअली में अभी मोदी जी का आपको पता है मन की बात कार्यक्रम आता है। अभी 27 अप्रैल को इसका 121वां संस्करण हुआ था। उसी दौरान उन्होंने इस एप्लीकेशन का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि भैया हर भारतीय को इसका यूज करना चाहिए, हर भारतीय के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सचेत एप्लीकेशन है इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है भारत में आपदा तैयारियों को बेहतर करना, जिससे आपको सभी जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि बाढ़ का आना, चक्रवात, लैंडस्लाइडिंग, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं के अलर्ट आपको टाइम पे मिल जाएंगे। और डेली मौसम की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। ये 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने यहाँ पे एक और बात पे चर्चा की थी, ऑपरेशन ब्रह्मा पे। अब ये आप ही लोगों के लिए प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्रह्मा इसका संबंध किससे है, मतलब किस देश में अभी भूकंप आया था तो उसके लिए हमने मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। अब बताओ उस देश का नाम क्या है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया अभी त्रिनिदाद और टोबैगो देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीत लिया है? तो कमला प्रसाद बिसेसर ने जीत लिया है। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बन गए हैं। अब ये देश न्यूज में है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ त्रिनिदाद एंड टोबैगो कहाँ पर है। तो ये नीचे साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट आ गया, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और इसी के यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कैपिटल इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन होती है। करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन कंगालू। याद है अभी 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था उसमें ये चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और ये हुआ कहाँ पे था? भुवनेश्वर में हुआ था। और नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बन गए। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भैया तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 अभी कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है मुंबई में। बात कर रहे हैं तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 की। अभी 28 अप्रैल को हुआ ये मुंबई में। इसकी अध्यक्षता की थी राजीव रंजन सिंह ने, जो आप जानते हो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अच्छा, इसी दौरान व्यास NAV नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से अभी 5वीं समुद्री जनगणना को शुरू कर दिया गया है। देश में जो पिछली समुद्री जनगणना है वो 2016 में हुई थी। इस एप्लीकेशन की बात करें व्यास NAV की, तो यहाँ पे व्यास का मतलब हो गया विलेज जेट्टी अप्रेजल नेविगेटर। इसे बनाया है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि ने। और इस बार ये 5वीं समुद्री जनगणना है जो कि अप्रैल से दिसंबर 2025 तक चलेगी। जो हमारी पहली समुद्री जनगणना है वो 1948-49 में हुई थी। ठीक है, दोनों सम्मेलन वाला प्रश्न भी है, इसमें ऐप वाला प्रश्न भी है। और कौन सी समुद्री जनगणना शुरू हुई 5वीं, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो आंसर होगा सर्वम AI का। तो अभी भारत सरकार ने, याद रखेंगे, इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करने के लिए भी बेंगलुरु स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है।
भारत एआई मिशन की बात करें, इसे भारत सरकार ने 7 मार्च 2024 को 5 सालों के लिए शुरू किया था, 2024 से 2029 तक। इसके लिए बजट रखा था 10,371.92 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? भारतीय भाषाओं में समाधान प्रदान करने के लिए स्वदेशी एआई क्षमता को विकसित करना। और ये जो LLM मॉडल है, यानी कि हमने बोला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एक प्रकार का एआई प्रोग्राम है जो नेचुरल लैंग्वेज और अन्य प्रकार की सामग्री को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या था कि अभी भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करने के लिए अभी किसका चयन किया है? तो बेंगलुरु का एक एआई स्टार्टअप है सर्वम एआई, इसका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं शाजी एन करुण का अभी निधन हो गया, वे क्या थे? तो वो फिल्म निर्माता थे और आप कह सकते हो मलयालम सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता थे शाजी एन करुण, और अभी इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पिरवी या पिरावी बोल दो, 1988 में आई थी, मलयालम भाषा की फिल्म थी। और इनका नाम एक और कारण से न्यूज में आपने सुना होगा, एक अवार्ड इनको मिला था 2023 में, जेसी डेनियल अवार्ड इसको कहते हैं। ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार होता है, जेसी डेनियल अवार्ड। पद्मश्री भी भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिल चुका है, 2010 में मिला था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। इसी के साथ आपका पूरा सेशन समाप्त होता है, पूरा अप्रैल मंथ हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। बाकी अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी क्विज लगा करके, MCQ लगा करके आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार वीडियो नहीं देखना है, वीडियो एक बार देख लिया और अब आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट लगा करके। कहाँ पर मिलेगी? एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। राधे राधे।